ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 26। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनस्य मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं सोचितुम् अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। भगवान एक तरह से अर्जुन को सारे आत्मा के बारे में तथ्य बताने के बाद अब एक बार फिर से एक और लॉजिक बताते हैं कि चलो तुम्हारी तरह से सोचते हैं, छोड़ दो मैं क्या करूं। अगर हम तुम्हारी तरह से भी सोचें तो तुम्हारा अगर ये कहना है या संसार के लोगों का अगर ये कहना है कि देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि हम कहते हैं आत्मा है और आत्मा अमर है, तो इसलिए वो बार बार जन्म लेता है अलग अलग शरीर बदल के। लेकिन यदि आप कहते हो कि आत्मा ही पैदा होता है और आत्मा ही मरता है, क्योंकि हम कहते हैं कि आत्मा पैदा नहीं होता है, आत्मा नहीं मरता है, वास्तव में आत्मा शरीर धारण करता है। यदि आप कहते हो कि आत्मा मर जाता है तो भी फिर शोक करने का क्या है? जो पैदा होता है वो मर जाता है, वाई टू वरी देन। तो ये थ्योरी है, एक तरह से भगवान अर्जुन को यहाँ पर खींच रहे हैं थोड़ा सा। और ये जो थ्योरी है इसको हम शून्यवादी थ्योरी कहते हैं, या साइंटिस्ट की थ्योरी कर लेके चले। स्टार्टिंग अगर हम साइंस से करें तो ऐसा सोचा जाता है साइंस में कि एक एकदम ऐसा एटमॉस्फेयर बना, एक ऐसी सिचुएशन बनी, एक ऐसा केमिकल मिक्स बना और एक ऐसा टेम्परेचर हुआ जो कि सब कुछ इनफाइनाइट है, जिसमें कि जीवन संभव हो पाया। ऐसा बोलते हैं कि नहीं, लाइक अ बिग बैंग थ्योरी, कि ऐसा कुछ क्लाइमेटिकल चेंजेस आए, ऐसा कुछ हुआ जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट इज इनफाइनाइट। हम पूछेंगे क्या था? इनफाइनाइट, डोंट नो। तो कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ ऐसी घटना घटी जिससे जीवन हो गया और जिससे जीवन हो जाता है। अचानक से कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है। तो लाइफ इज व्हाट? लाइफ इज केमिकल रिएक्शन। सो दे से लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, यानी कि मैटर से लाइफ आती है। लाइफ, देयर इज नो लाइफ। जैसे हम कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। एक लाइफ ही दूसरी लाइफ को बना सकता है। और ये कहते हैं कि मैटर से लाइफ बन जाती है अपने आप। जैसे किसी जगह पर थोड़ा सा दूध गिरा दो या कोई दही गिरा दो, वो सड़ेगा और अपने आप वहां कीड़े पैदा हो जाएंगे। इस प्रकार से लाइफ मैटर से बन जाती है। जैसे कि कई बार कहते हैं कि गेहूं के जो गेहूं निकालते हैं, जब वहां पर वो उसको इकट्ठा करते हैं तो जगह बड़ी गर्म हो जाती है, वो बड़ी गर्म, मतलब उसमें नेचुरल गर्मी होती है। तो कई बार ऐसा बोला जाता है कि गेहूं में से बिच्छू पैदा हो जाता है अपने आप, गेहूं से बिच्छू पैदा हो गया अपने आप। जबकि वास्तविकता यह है कि बिच्छू को एक प्रॉपर जगह मिलती है अंडे देने के लिए, क्योंकि वहां गर्माहट होती है। तो बिच्छू जनरली ऐसी जगह पे, ऐसे गेहूं के ढेर पे अंडे देके चला जाता है और वो अंडे धीरे धीरे बन जाते हैं, बिच्छू बन जाते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन जिसको ये मालूम नहीं है वो क्या कहेगा? गेहूं से बिच्छू पैदा हो गया, तो मैटर से लाइफ आ गई। क्योंकि हमें डेप्थ में नहीं पता है। और कितनी अजीब सी बात है, माना लाइफ आ गई और वो इतनी डायनेमिक है ना, कितनी डायनेमिक है लाइफ। आप देखें तो हम लोग कितना कुछ सोचते हैं, हम लोग कितना इमोशंस हैं हमारे अंदर, इतनी बुद्धि है, क्या क्या नहीं कर रहे हैं हम। हवाई जहाज बना रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, सो एक्टिव। आप पता नहीं संसार के कोने कोने से आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं। कितना कुछ हमने सोच लिया है, कितना कुछ हमने संभव कर दिया है, एंड सडनली हम लोग मरते हैं और सब कुछ खत्म, यानी कि हम शून्य में चले जाते हैं। कितनी अजीब सी बात है कि एक व्यक्ति जो इतना एक्टिव था अपनी पूरी लाइफ में, वो मरने के बाद कहाँ चला जाता है? एंड दे से इट्स एंड ऑफ लाइफ, देयर इज नो लाइफ आफ्टर दैट। तो कितना वियर्ड लगता है सोचने में, कितना इलॉजिकल लगता है। एंड साइंस इज ऑल अबाउट लॉजिक। कई बार साइंटिस्ट कहते हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था कहीं पे, किसी की आई थी कि कोई व्यक्ति थे जो साइंटिस्ट थे, वो थोड़े धार्मिक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने किसी, साथ में कुछ और भी लोग खड़े थे, तो उन्होंने किसी को ये प्रूव किया कि देखो जी भगवान होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। साइंटिस्ट था वो थे, वो उन्होंने काफी लंबा थोड़ा समझाया। मैं आपको थोड़ा सा करके समझाता हूँ कि हर एटॉम के अंदर कुछ है, उसको फर्दर जब ब्रेक किया गया तो उसमें पता चला इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, उसके अंदर फर्दर कुछ
है, डिविजिबल यूनिट्स हैं। और उसको फर्दर डिस्कस किया गया तो पता लगा कि उसमें भी कुछ ऑर्बिट्स होती हैं और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन घूमता है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो एक क्लॉकवाइज घूमता है। तो उन्होंने ये बताया कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये है कि कोई भी चीज में मूवमेंट तब आती है, उसमें अपने आप मूवमेंट नहीं तब आती है जब उसमें बाहर से कोई फोर्स लगाई जाती है। उसमें अपने आप से मूवमेंट नहीं आ सकती है, अनलेस कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए तब उसके अंदर मूवमेंट होती है, अदरवाइज वो अपनी जगह में पड़ा रहता है, हर चीज अपनी जगह में रहती है। तो उन्होंने बोला कि अगर उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा आया, उन्होंने कहा ये देखो ये सिलिकॉन का उन्होंने कुछ उठाया या पत्थर भी उठा लीजिए या कुछ भी उठा दीजिए, उसके अंदर उन्होंने कहा इसके अंदर न्यूट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ घूम रहे हैं। उन्होंने कहा बट ये पत्थर में तो कोई फोर्स नहीं लग रही है एक्सटर्नल, ये तो यहीं पर पड़ा है, अब इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन पर कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो सामने वाले ने समझा, अब उसके बाद जवाब तो कोई नहीं बचा। तो जब उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने एक जवाब दे दिया, इसका मतलब आप कह रहे हैं जिसका जवाब साइंस के पास नहीं है वो गॉड है। देखिए कैसे बहस करी जाती है, जिसका यानी कि क्योंकि हम नहीं समझा पा रहे हैं कि ये कैसे घूम रहा है तो आपने कह दिया कि इसमें भगवान है, ये भगवान है। ये तो बड़ा नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। लेकिन आगे की बात अगर मैं समझाऊं इस बात को तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ नॉलेज इज गॉड। हम कह रहे हैं कि इट इज अबाउट लॉजिकल थिंकिंग। व्हाट इज साइंस? साइंस इज ऑल अबाउट लॉजिकल थिंकिंग, राइट? अभी तो लॉजिकल नहीं लग रहा, आपकी थ्योरी से तो लॉजिकल नहीं लगता कि एक बकरा था या जिराफ था। एक जिराफ था और वो खाना खाते खाते उसने गर्दन ऊंची करी, नीचे की पत्तियां खा ली और जब ऊपर की पत्तियां खाने लगा तो उसकी गर्दन लंबी हो गई। इज इट लॉजिकल? दिस इज व्हाट आवर साइंस सेज एंड ये हमारी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है। दिस इज डार्विन थ्योरी इज ऑल अबाउट कि भालू जो था धीरे धीरे पानी में उतर गया, जब खाना खत्म हो गया तो उसने मुंह खोल के मछलियां खाई, तो धीरे धीरे बर्थ आफ्टर बर्थ भालू के जो बच्चे पैदा हुए बड़े होते गए और एक दिन वेल मछली बन गए। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज दिस। और ऐसे बहुत सारे लॉजिक, बट खुद ही डार्विन कहते हैं कि व्हेन आई सी द आई, उन्होंने तब तक आई के बारे में जाना था, ज्यादा पता नहीं था साइंस को भी ब्रेन क्या होता है। तो उन्होंने कहा आई को जब मैं देखता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि ये हाउ इट कैन इवॉल्व बाय इटसेल्फ, ये कैसे बन सकती है। जब ब्रेन के बारे में सोचते हैं, अब पहले ये सोचते थे कि ब्रेन का काम है खून को ठंडा करना, बहुत पहले, ये मालूम नहीं था। और ऐसे कई सारी चीजें हैं। एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको लोग वेस्ट समझते थे पहले, इट्स अ वेस्ट, इसको हटा सकते हैं। और बाद में पता चला कि इसका इमोशनल बैलेंस में बहुत बड़ा रोल है। देयर इज नथिंग वेस्ट इन गॉड्स क्रिएशन। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट सी अराउंड द नेचर। अगर आप नेचर को देखेंगे अपने आसपास तो एक जबरदस्त हार्मनी दिखेगी। हम कार्बन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन लेते हैं। क्या ये मेयर एक एक्सीडेंट है? क्या तितली के इतने सुंदर रंग एक्सीडेंट है? क्या डीएनए, आरएनए ये सब एक एक्सीडेंटल क्रिएशन है? अगर आप देखेंगे हमने कुछ वेस्ट छोड़ा, खाना पीना फेंक दिया और वो डिकम्पोज हो गया, वहां कीड़ों ने खा लिया, हमारा फेंका हुआ कीड़ों ने खा लिया। वेस्ट मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक वेस्ट मैनेजमेंट। व्हाई वी नीड वेस्ट मैनेजमेंट इन टाउन्स? क्योंकि हमने उसमें इंटरवेंशन कर दी है पूरे सिस्टम में। नहीं तो गांव में वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही गांव में हमने कभी गंदगी देखी थी। गंदगी भी शहरों में दिखती है, वेस्ट मैनेजमेंट भी शहरों में है, सीवरेज सिस्टम भी शहरों में है, पानी भी शहरों में ही जमता है। कितनी अजीब सी बात है। तो अगर आप बड़े ध्यान से नेचर को देखेंगे तो हम 10-15 घंटे भी इसको डिस्कस करते रहे तो खत्म नहीं होगा ये डिस्कशन। हमने इतने बड़े एयरक्राफ्ट बना दिए जिसके ऊपर आज में प्राउड होता है। आप जानते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक इतनी बड़ी घड़ी है और एक इतनी सी छोटी घड़ी है, कौन सी घड़ी महंगी होगी? कोई बच्चा कहेगा बड़ी घड़ी महंगी होगी, लेकिन तो समझदार व्यक्ति कहेगा नहीं जी छोटी महंगी, जितनी छोटी होगी उतनी महंगी होगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिजाइन स्मॉल थिंग्स, इट इज रिलेटिवली इजी टू डिजाइन बिग थिंग्स। अब ये बताया जाए कि आपने इतना बड़ा एयरक्राफ्ट बना दिया, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने जटायु, गरुड़, चील हमने बहुत देखे हैं। व्हाट अबाउट मॉस्किटो? आप एक मॉस्किटो को डिजाइन करके दिखाइए, इतना लाइट वेट में और इतनी कैपेसिटी से उड़ने वाला आप कोई जंतु बना के दिखाइए। सच अ परफेक्ट डिजाइन। मॉस्किटो हमें जनरली बड़े गंदे से लगते हैं, लेकिन अगर आप उसको गूगल में देखेंगे तो बहुत ही सुंदर सुंदर मॉस्किटो होते हैं। ये खतरनाक होते हैं तो हमें गंदे लगते हैं, और वास्तव में उसका डिजाइन अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे वो डिजाइन किसने बनाया होगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो साइंस की थ्योरी है कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, ये बिल्कुल बेसलेस थ्योरी है।
लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ एंड देयर इज ए डिजाइनर बिहाइंड द लाइफ। और यहाँ पर इस श्लोक में हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि आत्मा जो है मर जाता है और उसके बाद कुछ बचता ही नहीं, एंड ऑफ लाइफ। तो यहां पर हम समझाने की कोशिश, इज नॉट लाइक दिस इज शून्यवाद, इसको कहते हैं शून्यवाद, दिस इज बौद्धिक फिलोसफी। और आजकल ये फिलोसफी बड़ी प्रचलित है और बड़ा मजा आता है इस फिलोसफी में लोगों को। क्यों इतने फॉलोअर बन रहे हैं इस पद्धति के, मान जानते हैं आप क्यों? हम इतने दिन के बाद क्लास लेने के बाद भी अभी तक 179 180 लॉगिन्स है हमारे पास। क्यों? क्योंकि द प्राइस इज ह्यूज। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी मटेरियल मनी, बट जो हम मांगते हैं आपसे ऑस्टेरिटी, कमिटमेंट, वो बड़ा महंगा है, वो हर कोई नहीं दे सकता, ये हर किसी के बस की बात नहीं है इतनी कमिटमेंट देना। इसलिए लोग भाग जाते हैं क्योंकि वो फक्कड़ हैं, गरीब हैं, दे कैन नॉट कमिट। हाँ, बड़ा इजी है बौद्धिक फिलोसफी को मानना, शून्यवादी फिलोसफी को मानना। क्यों? देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज लाइफ, लिविंग इन रिलेशनशिप। शादी करो ना करो, लेट्स एंजॉय, दिस इज द बेस्ट लाइफ पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पीपल लाइक दिस काइंड ऑफ लाइफ बिकॉज दे वांट टू अवॉइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस तरह से इसी कारण से ये फिलोसफी बड़ी मशहूर हो जाती है कि लाइफ खत्म हो गई, उसके बाद देयर इज नो लाइफ। ओके, दैट्स ओनली पर्पस। व्हाट इज द पर्पस देन? क्या पर्पस है? फिर तो जो मर्जी करिए, क्या करना है, ये सब करा जाए या ये सब ना करा जाए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो दे से दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। इतना कुछ कर पाना कैसे प्रैक्टिकल है? हाँ, वट एवर इज डिफिकल्ट नाउ इट इज, वो इम्प्रैक्टिकल बन गया है। जब हमारे बड़े बूढ़े बच्चे को स्कूल छोड़ने के लायक भी नहीं रहते, सब्जी खरीदने के लायक नहीं रहते, तो उनको अनाथ आश्रम में छोड़ देना प्रैक्टिकल है। बीइंग क्या करें, बूढ़ा रोज ही पजामे में पोटी कर देता है। तेरे को पता है मैं कितनी परेशान हूँ अपने ससुर से, ऑफिस के अंदर डिस्कशन हो रहा है। सो क्या ये तुम्हें नहीं लगता कि उसको प्रैक्टिकली कहीं छोड़ देना चाहिए? हाँ, मेरे को बिल्कुल दिखता है, मैंने भी ऐसे छोड़ा था, छोड़ के आ जाओ, तो तुरंत छोड़ के आ जाते हैं। दिस इज प्रैक्टिकल। और उसको घर में मैनेज करना, हाउ, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। कैसे करें बता, हम साफ ही करते रह जाएं क्या? मुझे ऑफिस भी तो करना है। तो दिस इज हाउ वी आर लिविंग आवर लाइफ, कि जो मुश्किल है उसको अनप्रैक्टिकल बोल दिया जाए। चाहे वो सही और गलत की बात नहीं कर रहे हैं हम केवल बात कर रहे हैं क्या ये आसानी से करा जा सकता है या नहीं। और इस तरह से हमने अपने लाइफ स्टाइल को बना लिया। इसीलिए कृष्णा यहाँ पर इसको चैलेंज करते हैं। तो हम कहीं पर कुछ नियम बना, नहीं, ये तो करना नहीं चाहिए, ये तो नहीं करना चाहिए, ये तो करना चाहिए। वही अगेन, दिस ऑल और मेंटल कॉन्कॉक्शन। तो भगवान कहते हैं दिस इज बोगस फिलोसफी। यहाँ पर अर्जुन को इस तरह, अगर तुम यही सोचते हो कि आत्मा दोबारा पैदा नहीं होती है, आत्मा मर ही जाती है, आदमी मरने के बाद समाप्त हो जाता है, देन व्हाई यू आर सो बीइंग इमोशनल? फिर इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है? व्हाई डोंट किल यू? सब फिर किसी को भी मार देने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? एक तरह से उसके बेस को ही हिला देते हैं अर्जुन के। और यही एक्चुअली में अर्जुन का तो बेस बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने भगवान के चरण पकड़ रखे हैं। लेकिन ये चैलेंज है इस तरह से आजकल के लोगों के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि देयर इज नो रीबर्थ, अगर आप कहते हैं कि कोई भगवान नाम की चीज नहीं है, हाँ, तो फिर क्यों ना नंगे होकर जानवरों की तरह जीवन बिताया जाए? क्यों ना एंजॉय किया जाए लाइफ को? व्हाई टू थिंक इवन स्मॉल मोरालिटी? उसके लिए भी क्यों जीवन को बेकार किया जाए? जिंदगी मिले ना दोबारा, लेट्स एंजॉय इट। तो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा दिस इज रियली नॉट प्रैक्टिकल। तो अनलेस वी लिव लाइफ एज पर स्क्रिप्चर्स, एज पर high values as given in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and told by Guru, तो we are not better than two-legged sophisticated animals। तो हम सभी ऐसे हो गए हैं, इसमें मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं भी खुद ऐसा हूँ, इसी समाज में हम लोग हैं। तो आइए इस समाज को सुधारें, एक छोटा स्टेप लें इंसान बनने के लिए। एटलीस्ट भक्त बनने में टाइम लगेगा, लेट्स बिकम ह्यूमन। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।